हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमारा अध्याय 5 इसका ये चौथा पार्ट रहेगा। अध्याय 5 का इससे पहले हमने 3 पार्ट इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। हम अपक्ष के बारे में पढ़ रहे थे। हम आगे अपक्ष प्रक्रियाओं को समझेंगे। अपक्ष कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक, इन अपक्षों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे कई क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपक्ष प्रक्रिया क्या होती है। तो इनसे सर्वाधिक प्रभावी तत्व जलवायु है। सबसे पहले बात तो यूं करते हैं, जो अपक्षीय प्रक्रिया है इससे सर्वाधिक प्रभावित तत्व कौन सा है, तो वो जलवायु सर्वाधिक प्रभावित है इससे। ठीक है, अपक्षय का मतलब आपको पता ही है, टूटना फूटना होता है। प्रभावित, अब अपक्षय प्रक्रिया से कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती है, तो जटिल भौतिक संरचना, जटिल भौतिक संरचना प्रभावित होती है, जलवायु तत्व प्रभावित होते हैं, स्थलाकृतिक संरचना प्रभावित होती है और वनस्पति भी अपक्षय प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। ठीक है, नोट लगा के अपक्षय अपर्दन को आधार प्रदान करता है। जो अपक्षय है उसके बाद ही अपर्दन होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो अपक्षय है वो अपर्दन को आधार प्रदान करता है। अपक्षय के प्रकारों की हम बात करें तो अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय या जैविक क्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अपक्षय क्या होता है। तो ये विभिन्न प्रक्रियाओं का एक समूह है। विभिन्न सारी प्रक्रिया है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं उनको समझेंगे हम। तो ये विभिन्न प्रक्रियाओं का एक समूह है, जैसे विलियन, विलियन एक प्रक्रिया है, जलयोजन, कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण और सेलों का अपघटन, ये विभिन्न प्रक्रिया है। इन विभिन्न प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रिया, जो रासायनिक क्रिया द्वारा पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, या फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ऑक्सीकरण, धरातलीय जल, मृदा जल, अन्य अम्लीय प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों का लगातार न्यूनीकरण यानी टूटना फूटना होता है इन क्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, उष्मा के साथ जल व वायु की विद्यमानता रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति प्रदान करती है। जो उष्मा रहती है उस उष्मा के साथ जल और वायु की जो विद्यमानता है, जो प्रधानता है, वो जो रासायनिक प्रक्रिया है उनको और तीव्र कर देती है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे व पशुओं का अपघटन भूमिगत CO2 की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और अलग अलग खनिजों व अलग अलग जलवायु प्रदेशों में अपक्षय प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, यानी अलग अलग खनिजों और अलग अलग जलवायु प्रदेशों में आपको जो अपक्षय प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग तरह की दिखाई देगी, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इस प्रकार से हमने अपक्षय, रासायनिक अपक्षय के बारे में देखा। अब हम भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय की हम बात करें तो ये कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। जो भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय है ये कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अत्यधिक दबाव, अपरूपण बल, तापक्रम में परिवर्तन, अतिपशुचारण और जल पर दबाव। ठीक है, जल पर दबाव, इन बलों के कारण धरातल व धरातल के अंदर वाली सेलें टूट जाती है, जिसको विभंग होना कहते हैं। किन किन के कारण, इन बलों के कारण, ये जो हमने बल पढ़े, इन बलों के कारण धरातलीय वो धरातल के अंदर वाली चट्टानें, सेल चट्टानें टूट जाती है, जिसे हम विभंग कहते हैं। ठीक है, भौतिक अपक्षय में चट्टानों के टूटने में, जो भौतिक अपक्षय होता है उसमें जब चट्टानें टूटती है, भौतिक अपक्षय में चट्टानों के टूटने में तापीय विस्तारण व दबाव निर्मुक्ति का योगदान रहता है। जो भौतिक अपक्षय उसमें जो चट्टानें टूटती है उसमें तापीय विस्तारण और दबाव निर्मुक्ति का योगदान रहता है। भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाओं की गति परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। जो भौतिक अपक्षय है उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, हमने प्रक्रियाएं पढ़ी। भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाओं की जो गति होती है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलती है कि किस जगह कौन सी रहेगी। ठीक है, हमने भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाएं देखी। जो भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाएं हैं उनकी जो गति है, जो स्पीड है, वो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय को भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम देखते हैं जैविक अपक्षय क्या है, या फिर जैविक क्रिया भी या जैविक कार्य भी इसको कहते हैं। तो
तो ये जीवों की अभिवर्ती व संचलन से उत्पन्न होती है। जो जैविक अपक्षय है, जैविक क्रियाएं है, ये जीवों की वृद्धि व संचलन से उत्पन्न होती है। जैसे केंचुआ, चूहा, दीमक और करतंग, इन जीवों द्वारा बिल खोदकर नई सतह प्रदान करना और यह सतह रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत हो जाती है। यहाँ नमी आसानी से हो जाती है। इस प्रकार से ये जीवों की वृद्धि व संचलन से उत्पन्न होती है, क्योंकि केंचुआ और ये जो दीमक वगैरह ये बिल खोदकर नई सतह प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह जीवों की वृद्धि व संचलन से उत्पन्न होती है। ठीक है। जैविक अपक्षय में मानवीय क्रिया भी शामिल होती है, जैसे वनस्पतियों को हटाना। वनस्पति कौन हटाएगा? मानव ही हटाएगा। कृषि कार्य करना। तो हम कह सकते हैं कि जो जैविक अपक्षय है उसमें मानवीय क्रियाएं भी शामिल होती है। ठीक है। अपक्षय एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम के रूप में अपसल्कन, अब अपसल्कन होता है एक्सप्लिएशन। ठीक है, एक्सप्लोएशन इसको बोलते हैं। एक्सप्लोएशन होता है अपक्षय एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम के रूप में अपसल्कन यानी एक्सप्लिएशन होता है। अपसल्कन अभारितकरण एवं तापमान, अपसल्कन इंपोर्टेंट है। अपसल्कन अभारितकरण एवं तापमान परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव व संकुचन का भी होता है। ठीक है। अब दो शब्द है, एक तो है अपसल्कित और एक है अपसल्कित। ठीक है, अपसल्कित और अपसल्कित। अपसल्कित, ठीक है, दो शब्द है, एक तो अपसल्कित गुबंध और एक अपसल्कित टार्स। ये क्या होता है? तो अपसल्कित गुबंध तो होता है अभारितकरण के कारण, इसके कारण ये होता है। और अपसल्कित टार्स होता है तापीय संकुचन के कारण। ठीक है। इस प्रकार से हमने अपक्षय के बारे में देखा, अपक्षय के प्रकारों के बारे में देखा कि भौतिक, रासायनिक और जैविक तीन प्रकार का अपक्षय होता है। ठीक है, भौतिक या यांत्रिक, रासायनिक और जैविक, तीन प्रकार के अपक्षय को हमने देखा। लास्ट में महत्व भी पढ़ेंगे इसका, एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। अपक्षय प्रक्रिया, इससे सर्वाधिक प्रभावित तत्व जलवायु है। प्रभावित जटिल भौतिक संरचना जलवायु तत्व और स्थलाकृतिक संरचना और वनस्पति से प्रभावित है। अपक्षय अपरदन को आधार प्रदान करते हैं। जो अपक्षय है वो अपरदन को आधार प्रदान करता है। अपक्षय के प्रकारों की हमने बात की, तो भौतिक, यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक और जैविक अपक्षय तीन प्रकार का होता है। रासायनिक अपक्षय ये विभिन्न प्रक्रियाओं का एक समूह है, जैसे विलयन, जलयोजन, कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, सेलों का अपघटन आदि। रासायनिक क्रिया द्वारा पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होते हैं। ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल, अन्य अम्लीय प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का लगातार न्यूनीकरण, टूटना फूटना होता है। उष्मा के साथ जल व वायु की विद्यमानता रासायनिक प्रक्रियाओं को भी तीव्र कर देती है। जो उष्मा है उसके साथ जल और वायु की जो प्रधानता है वो रासायनिक प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करती है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे, पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अलग अलग खनिजों, अलग अलग जलवायु प्रदेशों में अपक्षय की प्रक्रिया भी अलग अलग दिखाई देती है। भौतिक, यांत्रिक अपक्षय की हम बात करें तो ये कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, अत्यधिक दबाव, अपरूपण बल, तापक्रम में परिवर्तन, अतिपशुचारण, जल दबाव आदि। इन बलों के कारण धरातलीय व धरातल के अंदर वाली सेल चट्टानें टूट जाती है, उसमें विभंग पड़ जाते हैं। भौतिक अपक्षय में चट्टानों के टूटने में तापीय विस्तरण व दबाव निर्मुक्ति का योगदान रहता है। भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाओं की गति परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। जैविक अपक्षय की हम बात करें, जैविक कार्य की बात करें, तो ये जीवों की अभिवृद्धि व संचलन पर निर्भर करती है, उनसे उत्पन्न होती है। जैसे केंचुआ, चूहा, दीमक, करतंग, इन जीवों द्वारा बिल खोदकर नई सतह प्रदान करना और ये सतह रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत हो जाती है। यहाँ नमी आसानी से होती है, जल भी मिलता है। जैविक अपक्षय में मानवीय क्रिया भी शामिल होती है, जैसे वनस्पति को हटाना, कृषि कार्य करना आदि। अपक्षय एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम के रूप में अपसल्कन यानी एक्सफोलिएशन होता है। अपसल्कन अभारितकरण तापमान परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव व संकुचन द्वारा भी होता है। अपसल्कित गुबंध अभारितकरण के कारण और अपसल्कित टॉर्स तापीय संकुचन के कारण उत्पन्न होते हैं। लास्ट में मैं इसका महत्व, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके महत्व को मैं आप सबको बोलकर बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपक्षय का महत्व, अपक्षय सेल कण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं
मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करना, अपर्दन व व्रत संचरण हेतु अपर्दन है वह व्रत संचरण हेतु उत्तरदायी है। वन अपक्ष परिवार की गहराई पर निर्भर करते हैं तथा वनों से ही वन्य जीवों की विविधता प्रभावित होती है। अपक्ष न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं है। अपक्ष व्रतसरण अपर्दन करवाता है तथा उच्चावचों के लघुकरण में सहायक होता है। सेलों का अपक्षय व निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। खनिजों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में भी सहायक होता है। इस प्रकार से हमने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने बोल के बता दिया, ये अपक्षय का महत्व भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगली क्लास में हम व्रतसरण के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।